हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही है, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। तो आप सबको पता है कि हम संविधान को समझने का प्रयास कर रहे हैं और संविधान में अभी तक हमने लगभग 5 भागों को पढ़ लिया, यानी कि 5 वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी हैं, जिनमें कल जो आपने वीडियो देखी थी, यानी कि लास्ट टाइम आपने जब भी वीडियो देखी होगी उसमें मैंने संविधान के स्रोतों की चर्चा की है। आज हम लोग बात करने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में, यानी जिसका अन्य नाम संविधान की उद्देशिका भी है और इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रेएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको इसके बारे में जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इधर तो मैंने पूरी ये प्रेएम्बल लिख रखी है, प्रस्तावना लिख रखी है, और इधर मैंने महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हैं जिनसे बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि ये वीडियो आप पूरी देख लेते हैं तो मैं वादा करता हूं आपसे, आप प्रस्तावना से पूछे जाने वाले 99.99% क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है और आपका शायद ही कोई क्वेश्चन छूटे, क्योंकि मैं इसमें सब चीज़ को समाहित कर लूँगा। आज हम प्रस्तावना को समझेंगे, न कि पढ़ेंगे। पढ़ते तो पुस्तक में भी हैं, पर समझेंगे। इसमें जो शब्द दिए हैं इनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको समझेंगे। जो आवश्यक होंगे साथ में तो साथ में, और जो अलग से बताने होंगे मैं अलग से बता दूंगा। तो यहाँ पे देखो, ये जो मैंने प्रस्तावना लिख रखी है, इससे पहले एक छोटी सी कहानी है। आप सबको पता होगा कि संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया है और संविधान सभा का जो गठन हुआ है वो कैबिनेट मिशन जो 1946 में भारत आया था उसकी संस्तुतियों के आधार पर, उसके रिकमेंडेशंस के आधार पर हुआ है। ये बात आपको पता होना आवश्यक है। उसके बाद जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव आयोजित किए गए और संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई तथा प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ठीक 2 दिन बाद 9 दिसंबर के ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को एक और सभा हुई, जिसमें जो संविधान सभा है उसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। और उसके ठीक 2 दिन बाद एक और सभा, उस संविधान सभा की एक और बैठक हुई जो 13 दिसंबर सन 1946 को हुई। और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी हुए हैं, जिनको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त है, उन्होंने संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया कि हम किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण करेंगे। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बलिदानियों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे महापुरुषों ने भारत को आजाद करने के लिए जिन जिन मूल्यों को ध्यान में रखा, जिन जिन मूल्यों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी ब्रिटिश शासन के खिलाफ, उन मूल्यों को समाहित करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया संविधान सभा के सामने। और फिर उसके बाद 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कर लिया गया कि हाँ, हम इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण करेंगे। तो ये बात आपको पता होनी जरूरी है। और आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था संविधान सभा के सामने, यही आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना बना, यही संविधान की उद्देशिका बना, यही प्रेएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाया। अब एक बार मैं पूरा इसको पढ़ देता हूं, उसके बाद हम इसको समझना शुरू करते हैं। ये शुरू कहां से होती है? हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय एवं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति का गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी, है ना, 1949 ईस्वी, जिसको ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिया गया है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी सम्मत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत,
अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। तो ये सारी बातें लिखी गई इसमें। और अगर आप इसको देखें तो इसको देखने से आपको पता लगेगा जैसे संविधान एक संक्षिप्त रूप में है, संविधान एक संक्षिप्त रूप में, जैसे सब कुछ ही इसमें कह दिया गया हो, जैसे एक मॉडल हो। जैसे आप घर बनवाते हैं तो घर बनवाने से पहले, घर होता है बहुत बड़ा, कई गज में होता है, पर उसका एक मॉडल होता है, छोटा सा मॉडल बनाते हैं उसका। तो बिल्कुल ये संविधान के एक छोटे से मॉडल की तरह से था जिसको संविधान सभा ने आर्किटेक्चर किया था, और इसको आधार बनाकर ही संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। तो इसमें ऐसी क्या क्या बातें हैं, देखो सब चीज आपको इसी में दिखाई दे रही होगी, सब चीज इसी से संबंधित है। और क्योंकि पूरा का पूरा संविधान एक छोटे रूप में इसमें दिखाई देता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की आत्मा कहा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भारत की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। आत्मा क्या होती है? मूल। आत्मा क्या होती है? मूल होती है। किसी भी शरीर का जो सबसे मुख्य चीज वस्तु होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु होती है, जो मूल होता है, वो आत्मा होती है। क्योंकि आत्मा निकल जाने के बाद शरीर नहीं बचता, वो केवल एक हड्डी, मांस इत्यादि का लोथड़ा मात्र रह जाता है। उसी प्रकार संविधान की जो मूल वस्तु है वो ये संविधान की प्रस्तावना है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की आत्मा कहा प्रस्तावना को। अब हम समझना शुरू करते हैं, अब हम इसको समझना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आपसे परीक्षा में पूछेगा कि संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत कहां से होती है, तो सबसे पहले बोला जाएगा हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग से अर्थ क्या है? हम भारत के लोग से यह अर्थ निकलता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हम आगे बात कहने जा रहे हैं, ये हम भारत के लोगों द्वारा बात कही गई है। इसमें किसी अन्य देश का, किसी अन्य व्यक्ति का कोई भी जोर जबरदस्ती, कोई दबाव नहीं है। हम भारत के लोग ही अपने आप तथा अपने लिए, है ना, हम भारत के लोग क्या कर रहे हैं? भारत को एक, हम भारत के लोग क्या कर रहे हैं? भारत को एक क्या करेंगे? प्रभुत्व संपन्न। क्या बनाएंगे? प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न। देखो आपने सुना होगा, आपने बहुत सारे सीरियल भी देखे होंगे, उन सीरियल्स में क्या बात रहती है कि जब भी किसी को कोई दिक्कत आती है, खासकर धार्मिक जो सीरियल होते हैं, उन्हें बोलते हैं हे प्रभु मेरी रक्षा करो। तो प्रभु बोलते हैं ना, भगवान के लिए प्रभु शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो प्रभु का मतलब होता है जो सबसे ऊपर है। प्रभु का मतलब है जो सबसे ऊपर है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। भगवान को सबसे ऊपर माना जाता है, आस्तिक जगत में भगवान को सबसे ऊपर माना जाता है। तो कहते हैं हे प्रभु मेरी रक्षा करो। तो प्रभु का जो गुण है, प्रभु का जो सबसे ऊपर होने का गुण है, उनसे ऊपर कोई नहीं है, वो प्रभुत्व है। वो क्या है? वो प्रभुत्व है। तो प्रभुत्व संपन्न, यानी कि हम भारत को प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे। प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे यानी कि अब से, जब से संविधान हम बना रहे हैं और जब हम इसको लागू करेंगे, तो किसी भी अन्य देश का, किसी भी अन्य व्यक्ति का हमारे ऊपर नियंत्रण नहीं होगा। हम सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसको बोलेंगे प्रभुत्व संपन्न। यह है प्रभुत्व संपन्न का अर्थ। उसके बाद क्या है? समाजवादी। उसके बाद है समाजवादी। समाजवादी क्या है? एक आर्थिक दर्शन है जिसमें समाज के हर तबके का ध्यान रखा जाता है। समाज के हर तबके का ध्यान रखा जाता है कि ऐसा ना हो कि गरीब बहुत गरीब होता चला जाए, अमीर बहुत अमीर हो जाए। संसाधनों का जो वितरण होना चाहिए वो एक समान भाव से होना चाहिए, एक समान तरीके से होना चाहिए, एक समान रास्ते में एक समान तरीके से उनका वितरण हो। किसी को ऐसा ना हो किसी को बहुत ज्यादा मिल जाए, किसी को कम मिल जाए। ये एक आर्थिक दर्शन है जिसको समाजवाद कहते हैं, और भारत में इस चीज को लागू करने का प्रयास भारत की संविधान सभा के द्वारा किया गया, इसमें बात को रखकर। तो समाजवाद का मतलब है एक समान, है ना, समाज के प्रत्येक वर्ग को एक समानता की तरफ लेके जाना, यह समाजवाद की बात है। तीसरी बात है पंथ निरपेक्ष। इसका, इन सब के अर्थ आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। पंथ निरपेक्ष का मतलब सर्वे सर्वा हम लोग हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं। समाजवाद का मतलब है सबके लिए समान वितरण, संसाधनों का समान वितरण, हर चीज का समान वितरण। ऐसा ना हो कि गरीब गरीब हो जाए, अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो जाए, सब कुछ समानता होनी चाहिए। पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है? पंथ निरपेक्ष का देखो, पंथ तो होता है कोई भी, पंथ का मतलब यहां पे धर्म से है। एक तरह से आप धर्म से ले सकते हैं ना, कि हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, पारसी धर्म है, जैन है, बौद्ध है, तमाम तरह के धर्म है। तो
निरपेक्ष होने का मतलब है उससे अलग हो जाना, निरपेक्ष होने का मतलब है उससे अलग हो जाना। यहां पे पंथ निरपेक्ष का अर्थ निकलता है, यहां पे यह बात कही जा रही है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। सेक्युलर वर्ड यूज होता है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, परंतु भारत के अंदर निवास करने वाले व्यक्ति जो किसी भी धर्म को मानते हैं उनका समान आदर करेगा। यानी कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा कि आप एशिया वेस्ट में जाते हैं, एशिया वेस्ट में जाते हैं तो आपको इस्लामिक कंट्रीज दिखाई देते हैं, ठीक है। पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है, अपने पास है इधर, ठीक है। और हैं जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, अलग अलग, मतलब देशों के धर्म हैं, पर भारत का कोई धर्म नहीं है। परंतु भारत सभी धर्मों का समान आदर करता है, ये बात पंथ निरपेक्ष कह रहा है। उसके बाद है लोकतंत्र, उसके बाद है लोकतंत्र। देखो दो तरह के तंत्र होते हैं। लोकतंत्र की बात हो रही है। तंत्र जो होते हैं, जो सिस्टम होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक तो राजतंत्र होता है मुख्यतः, एक तो राजतंत्र होता है, एक लोकतंत्र होता है। राजतंत्र का मतलब है कि राजाओं की एक दास्तां चली आ रही है, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, मतलब शासक जो होगा वो पीढ़ी दर पीढ़ी होगा, ठीक है। ये तो होता है राजतंत्र, ठीक है। और लोकतंत्र का मतलब है कि ऐसे कोई भी वंशानुगत नहीं होगा। देखो इन दोनों का वैसे एक ही अर्थ निकलता है, पर इसका लोकतंत्र का मतलब क्या है, इन दोनों को एक ही अर्थ में रख के समझा जाना आवश्यक है। लोकतंत्र का अर्थ निकलता है कि जो शासन होगा, जो तंत्र होगा, जो पावर होगी, वो जनता के पास होगी। यानी कि जनता किन्हीं लोगों को चुन के भेजेगी, अपनी पसंद से चुन के भेजेगी और उस एक सरकार बनाएगी। जिन लोगों को चुन के जनता भेज रही है वो एक सरकार बनाएंगे, और उस सरकार को शक्ति देने का काम भी किसने किया है, उस सरकार को शक्ति देने का काम भी जनता ने ही किया है। तो लोकतंत्र का मतलब है कि जनता के द्वारा, जनता ने जो नियम बनाए हैं, जनता ने ही जो शासन को खड़ा किया है, ऐसा शासन, ऐसा तंत्र लोकतंत्र कहलाता है। और गणराज्य शब्द का अर्थ है कि शासक वंशानुगत नहीं होगा, शासक वंशानुगत नहीं होगा, क्योंकि दोनों का समान ही अर्थ निकलता है एक तरह देखा जाए, कंपैरिजन में दोनों को एक साथ ही समझा जाएगा। तो गणराज्य का मतलब है कि इसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा। जैसे उत्तरी अमेरिका में है, उत्तर अमेरिका में है कि किम जोंग उन है, उससे पहले उनके पिता थे। पर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो हर 5 साल बाद चुन के जाता है, उसको हर 5 साल बाद चुना जाता है, और वो वंशानुगत नहीं होता, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसको चुना जाता है। तो ये पांचों हैं। अब आप एक चीज का ध्यान रखना, इन पांचों के क्रम याद रखना। पहले पे प्रभुत्व संपन्न है, दूसरे पे समाजवादी है, तीसरे पे पंथ निरपेक्ष है, चौथे पे लोकतंत्रात्मक है, और पांचवें पे गणराज्य है। इनका क्रम आपसे पूछ सकता है, दे देगा पांचों के लगाओ, इनको ऑर्डर में लगाओ, जिस तरह उसमें है तो ऑर्डर में लगाओ। तो आपको ध्यान रखना है कैसे कैसे है, इसका आप अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। तो गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब यहां तक तो बनाने के लिए तथा यहां तक तो बात हो गई किसकी, देश की बात होगी, भारत की बात होगी। अब आगे बात हो रही है नागरिकों के बारे में। तथा उसके समस्त नागरिक, भारत के जो भी समस्त नागरिक होंगे उनको सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, कल मैंने आपको स्रोत पढ़ाए थे, तो सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की जो अवधारणा है वो हमने सोवियत संघ के संविधान से उठाई है। मौलिक कर्तव्य भी हमने वहीं से लिए हैं, वहीं से हमने उनको भारत के संविधान में अंगीकार किया है। तो 3 तरह के न्याय हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये आपको याद रखना है। तो इन तीनों तरह के न्यायों की चर्चा की गई है कि भारत के नागरिकों को समाज में जो न्याय मिलना चाहिए, समाज में उनके साथ न्याय होना चाहिए, कोई भी अन्याय उनके साथ ना हो, आर्थिक अन्याय ना हो, है ना, आर्थिक अन्याय उनके साथ नहीं होना चाहिए। यानी अर्थ का जो बंटवारा है, अर्थ का वितरण है, वो सही ढंग से हो सभी का, क्योंकि अर्थ के बिना जीवन चलता नहीं है, रुपया पैसा के बिना जीवन चलता नहीं है। तथा राजनीतिक न्याय भी उनके साथ में होना चाहिए। तो ये 3 तरह के न्यायों की चर्चा की गई है। उसके बाद विचार, जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं, अभिव्यक्ति यानी आपके मन में विचार आए, और आप विचार आए, थॉट्स आए, नोशंस आए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या काम किया, जो आप उसको बोलना चाह रहे हैं। तो विचार आए ये अलग बात है, पर जब आप उनको बोलना चाह रहे हैं यानी कि आप उनको अभिव्यक्त कर रहे हैं। आपके मन में विचार आए, आप उन्हें बोलना चाहते हैं, यानी अभिव्यक्ति। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, आप कहीं भी विश्वास कर सकते हैं, किसी भी चीज में आप विश्वास कीजिए,
या किसी भी धर्म की, एक बात ध्यान रखना है आपको, पंथ निरपेक्ष में एक बात कही गई है कि कोई भी धर्म नहीं होगा परंतु सभी धर्मों का समान आदर करता है, वो बात यहां पे दिखाई दे जाती है कि विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति कोई भी विचार करने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति अपने आप को अभिव्यक्त करने में, अपने विचारों को रखने में स्वतंत्र है, कहीं पर भी वो विश्वास कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं रखनी है हमको। धर्म, किसी भी धर्म को माने और किसी भी उपासना परंपरा को वो माने, उसके लिए वो स्वतंत्र है, उसके लिए कोई भी बाध्यता नहीं है। ये बात हुई। उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी कि देखो जीवन में जीने के लिए प्रतिष्ठा चाहिए होती है, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटस। स्टेटस होना चाहिए। देखो एक तो होता है जीवन जीना, मतलब आप निकल रहे हैं समाज में, आपको दो लोग पूछ रहे हैं, आप दो लोगों को पूछ रहे हैं, आपकी जिंदगी अच्छे चल रही है, समाज में आपका सम्मान है, इसको बोलते हैं प्रतिष्ठा। किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, प्रतिष्ठा होती है। तो और प्रतिष्ठा की समानता, यानी कि सबके लिए ऐसे अवसर तैयार किए जाएं जिनको जिसमें सबको प्रतिष्ठा समान रूप से मिले, है ना। कभी ऐसा ना हो कि एक आदमी को तो दो आदमी पूछ रहे हैं, एक आदमी को कोई पूछ ही नहीं रहा है, उसकी कुत्ते जैसी जिंदगी है, कुत्ता पड़ा है तो पड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको प्रतिष्ठा की समानता देने के बारे में विचार किया जाएगा, इस चीज को आधार बना के आगे हम लिखेंगे। और अवसर की समानता, यानी कि हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाएगा और उसकी समानता रखी जाएगी। पर अवसर की समानता का एक अपवाद है, वो है आरक्षण। आरक्षण में आपने देखा होगा कि अवसर की समानता नहीं रहती है। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले हैं उनके लिए क्राइटेरिया कुछ और हैं, जो ओबीसी वाले हैं उनके लिए क्राइटेरिया कुछ और हैं, एससी वाले हैं उनके लिए क्राइटेरिया कुछ और है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे जो एसटी वाले हैं उनके लिए क्राइटेरिया कुछ और है। मतलब डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं उन सबके क्राइटेरिया अलग अलग है, किसी को कम छूट मिली है, किसी को ज्यादा मिली है, किसी को कुछ भी नहीं मिली है। तो यहां पर अपवाद के रूप में है, तो अवसर की समानता यहां पर दिखाई नहीं देती है, परंतु संविधान की जो प्रस्तावना है वो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता के लिए बात करती है। उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए मतलब कि हम ऐसे प्रावधान करेंगे जिनसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता मिले, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिले, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा भी, ये भी कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है, प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ शब्द है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी कि राष्ट्र जुड़ा रहे, जैसा कि 1947 में हुआ कि राष्ट्र 3 भागों में बट गया। पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश के रूप में है, पश्चिमी पाकिस्तान जो आज में पाकिस्तान है, और उसके बाद जो हमारा पूरा भारतवर्ष है वो ये 3 भागों में बट गया। तो आगे आने वाले समय में ऐसा ना हो, भारत टुकड़ों में ना टूट पाए, तो एक अखंडता रहे, अखंड है ना। भारत की अखंडता के लिए, भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए हम कुछ ऐसे प्रावधान करें कि व्यक्ति की गरिमा बढ़े और राष्ट्र की एकता और अखंडता जिस चीज से सुनिश्चित हो, ऐसी बंधुता, यानी कि ऐसा भाईचारा लोगों के बीच में बढ़े, ऐसा हम कुछ प्रावधान करेंगे। ये पूरा का पूरा परफॉर्मा है। ये क्या क्या बात है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्रस्तावना क्या कहना चाह रही है। उसके बाद क्या बात लिखी है कि हम लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संमत 2006 विक्रमी। अब यहां क्या बात आई, आपको पता है कि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए तृतीय वाचन के उपरांत, और उसी दिन संविधान को अंगीकृत कर लिया। तो आपको तारीख क्या याद रखनी है, 26 नवंबर 1949। पर यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा कि भारत का जो ये कैलेंडर है 26 नवंबर 1949, जो अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में आज देखा जाता है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। एक पादरी थे जिनका नाम था ग्रेगरी, उन्होंने गणना करके इसको बनाया था, जो 26 नवंबर, ये जो अभी कैलेंडर हम लोग देखते हैं, जो यूज करते हैं। पर भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, राष्ट्रीय पंचांग है, वो शक संवत है, और शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी से हुई थी, यानी कि 78 ईस्वी 78 सन 78 से शुरुआत हुई थी, 78 से। तो और आप लोग ने देखा होगा, जो भी हिंदू लोग होंगे उनके घर में पूजा पाठ, कुछ भी मूर्ति इत्यादि निकालने का काम होता है, तो विक्रम संवत के हिसाब से निकाला जाता है। विक्रम संवत की शुरुआत ईसा से 57 वर्ष पूर्व हुई थी, ईसा से 57 वर्ष पूर्व हुई थी। आपको ये बात पता होनी जरूरी है। यानी कि अगर मुझे आज जानना हो सन 2021 में
जानना हो कि कौन सा विक्रम संवत चल रहा है, तो मेरे को क्या काम करना पड़ेगा, 1 से लेके 2021 तक, तो ये जितने साल हुए 2021 साल हुए और 57 साल पहले हुई थी, तो 57 सालों को जोड़ देंगे। यानी कि अगर आपको पता करना है कि क्या कौन सा विक्रम संवत चल रहा है, या विक्रम संवत से आपको यह पता करना है कौन सा सन था उस समय, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 57 सालों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो अभी आप इसमें देखो, क्या मिति बोलते हैं तिथि को, कौन सी तिथि थी, मार्गशीर्ष महीना होता है मार्गशीर्ष का, है ना, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी। आपको पता होगा कि दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष बोलते हैं चांदन को, चांदन बोल देते हैं, और कृष्ण पक्ष बोलते हैं अंधेर को, है ना। तो चांदन अंधेर, तो शुक्ल पक्ष है चांदन और कृष्ण पक्ष है अंधेर, और उसकी सप्तमी तिथि को, यानी कि मार्गशीर्ष जो महीना पड़ता है उसकी शुक्ल सप्तमी को, और सम्मत था 2006। अब 2006 तो अभी गया है, पर अपने को डिफरेंस लेना है। अगर मैं 2006 में से 57 घटा देता हूं तो कितना बचेगा भाई, आप देखो, सॉरी हाँ 57 घटा देता हूं तो कितना बचेगा, 16 में से 7 गए 9, और इधर कितना बच जाएगा, ये बचेगा 9 में 5 गए कितना 49, और ये 1949 आ जाएगा। ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, सम्मत 2006 विक्रमी, विक्रम सम्मत है, ये आपको याद ध्यान रखना है। और इस दिन को एतद द्वारा, इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, यानी कि इसका हमने अधिनियम बना दिया है, और आत्मर्पित करते हैं। देखो समर्पित करते हैं किसी को अलग बात है, पर आत्मर्पित करने का मतलब है अपने आप को ही समर्पित करते हैं। अब अकेला आदमी नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है, हम भारत के लोग। तो ये आपकी पूरी प्रस्तावना रही, और पूरी प्रस्तावना को आपने बहुत तरीके से समझा। एक फैक्ट हमने यहां पे ये समझ लिया है, दूसरा फैक्ट हमने ये समझ लिया है। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्या प्रस्तावना में कभी संशोधन हुआ है, क्या हो सकता है। तो उससे संबंधित एक केस है, सन 1960 में बेरूबरी यूनियनवाद था। इसको बेरूबरी यूनियनवाद भी कहते हैं, इसको बेरूवाड़ी यूनियनवाद भी कहते हैं। तो 1960 के बेरूबरी यूनियनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। उन्होंने कहा कि संविधान का अंग नहीं है, ठीक है, ये संविधान का अंग नहीं है, और इसके साथ में आप कोई भी छेड़छाड़ मत करो। पर उसके कुछ सालों बाद 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, एक बहुत प्रसिद्ध केस है, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को उलटते हुए क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। और संशोधन कौन से अनुच्छेद में संशोधन है, 368 अनुच्छेद में संशोधन है, संविधान संशोधन प्रक्रिया है। तो बोला कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, परंतु कैसा संशोधन किया जा सकता है, केवल और केवल सकारात्मक संशोधन इसमें कर सकते हैं, पॉजिटिव संशोधन इसमें कर सकते हैं, कोई भी नेगेटिव संशोधन इसमें नहीं किया जाना चाहिए। और ऐसा संशोधन जिससे संविधान की जो प्रस्तावना है उसका ढांचा, उसका जो मूल ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो ना बिगड़े। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, दोनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या हुआ, देखो 3 शब्द हैं, 2 तो ये रहे और एक ये रहा, ये रहा यहां पे अखंडता। उसके बाद जो 42वां संविधान संशोधन 1976 था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, जिसमें पहला था समाजवाद, दूसरा था पंथ निरपेक्ष। देखो पंथ निरपेक्ष ही ज्यादातर लिखा मिलता है, पर कहीं कहीं पंथ निरपेक्ष की जगह धर्मनिरपेक्ष भी लिखा रहता है, तो आप धर्मनिरपेक्ष को टिक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अखंडता, पहले संविधान की प्रस्तावना में ये राष्ट्र की एकता लिखा हुआ था, पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवाद और पंथ निरपेक्ष को जोड़ दिया गया, और जो पहले शब्द राष्ट्र की एकता था उसको राष्ट्र की एकता ना लिखकर राष्ट्र की एकता और अखंडता लिखा गया। तो आपको ध्यान रखना है, 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो संविधान को हमने अंगीकार किया, वो यहां पता लग रहा है कि 26 नवंबर 1949 को हमने अंगीकार किया, इसको स्वीकृत कर लिया। और 26 नवंबर 1949 को यादगार बनाने के लिए अब भारत में 26 नवंबर के दिन हम क्या मनाते हैं, विधि दिवस मनाते हैं, विधि दिवस मनाते हैं, लॉ डे मनाते हैं हम लोग 26 नवंबर को, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक बात है, जब 26 नवंबर को हमने अधिनियमित किया, आत्मर्पित किया, अंगीकृत किया संविधान को,
तो क्या कुछ उपबंध लागू हो गए थे, कुछ अनुच्छेद लागू हो गए थे? तो हाँ, 26 नवंबर 1949 को जब हमने अंगीकार किया तो क्या हुआ, नागरिकता के उपबंध लागू हो गए, सिटीजनशिप के उपबंध लागू हो गए, तभी लागू कर दिए गए। निर्वाचन से जो इलेक्शन से रिलेटेड थे उपबंध वो लागू हो गए, और अंतरिम संसद, इंटरिम गवर्नमेंट से रिलेटेड जो उपबंध थे वो लागू हो गए। साथ में कुछ और भी उपबंध हैं जो लागू हो गए थे, पर आपको नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद के उपबंध लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को, ये याद रखना है। और पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी सन 1950 को पूर्णतः संविधान को भारत में लागू किया गया, और इसी दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? कोई और भी तो दिन चुन सकते थे, पर नहीं, 26 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन था। इसी को याद करने के लिए, इसी को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को ही लागू किया गया और गणतंत्र दिवस मनाया गया। अब देखो 26 जनवरी 1949 को कौन सी कहानी थी वो? 26 जनवरी 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, और उस लाहौर अधिवेशन ने पंडित नेहरू ने भारत को पूर्णतः गणराज्य बनाने की मुहिम चालू की थी। 26 जनवरी 1929 को लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को पूर्ण गणराज्य यानी स्वतंत्र करने की एक मुहिम लागू की थी, जारी की थी, और उसी दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी सन 1950 का दिन चुना गया भारत में संविधान को लागू करने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीज समझ में आई होंगी। एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट और लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपको बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो लगा होगा, और आपकी पढ़ाई अच्छे चलती रहे। मैक्सिमम शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए। तो आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।